ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो आज एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि आपको मैंने बताया था, लेट अस बिगिन विथ इरिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम लोगों को अगर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज नोट डाउन करनी है, लेट से जैसे हमको कुछ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिफरेंसेस लिखने हैं, तो मैं पहले इरिवर्सिबल के बारे में बता देता हूं, फिर उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग रिवर्सिबल के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे आपको मैंने बताया था, ठीक है, ऑडियो अपना ऑफ रखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जैसे लेट से मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के ऊपर एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, अंदर गैस है और ऊपर कोई एम मास का कंटेनर रखा है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कुछ ए है। तो हम लोग अगर सडनली इस ब्लॉक ऑफ मास एम को यहां से रिमूव कर दें तो एकदम से ये एक्सपैंड करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास एम को हटाया, तो जैसे ही ब्लॉक ऑफ मास एम रिमूव हुआ, पिस्टन मूव करेगा एकदम फास्ट और फिर से जाके एक इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन बीच में जिस दौरान पिस्टन मूव कर रहा है उस समय इक्विलिब्रियम नहीं है और उस समय कोई भी स्टेट पैरामीटर ऑफ द सिस्टम डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा पहला पॉइंट, मतलब जो डेफिनेशन है इरिवर्सिबल प्रोसेस की, वो यही है दैट द सिस्टम इज नॉट एट equilibrium. The system is not at equilibrium throughout the process. The system is not at equilibrium throughout the process. मतलब इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। जैसे अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ मास एम आप एक बार में हटा लीजिए तो इट विल बी सिंगल स्टेज। ऐसा सपोज करिए इस ब्लॉक ऑफ मास एम को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर एक एक करके हटाएं तो दैट विल बी 2 स्टेज। 3 पार्ट्स में कर दें दैट विल बी 3 स्टेज। तो जो भी होगा वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस होगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेके रिगार्डिंग इट्स टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है एक फाइनाइट टाइम में। ठीक है, irreversible process gets completed in a finite time. Irreversible process is completed in अ फाइनाइट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर समय में ये क्या होता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन अ फाइनाइट टाइम। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर इनिशियल पॉइंट पर, जैसे इस समय जब ब्लॉक रखा हुआ है तब गैस का प्रेशर है PATM प्लस mg/A, और जब ये ब्लॉक हट गया और फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम आया
तब गैस का प्रेशर है PATM, लेकिन बीच में स्टेट वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। जिस समय इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन है, जिस समय प्रोसेस हो रहा है, पिस्टन एक बहुत फास्ट स्पीड पे मूव कर रहा है, उस समय इस कंटेनर के अंदर टर्बुलेंस है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा फोर्थ पॉइंट है कि स्टेट वेरिएबल्स आर ओनली डिफाइंड at some points. State variables are only defined at some points. मतलब जहां जहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे वहीं पर डिफाइंड होगा। और इन जनरल हम लोग ये बात याद रखें दैट फॉर अ एंड स्टेज प्रोसेस देयर विल बी n+1 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, अगर एन स्टेज का प्रोसेस है, जैसे सिंगल स्टेज है तो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फर्स्ट और लास्ट। 2 स्टेज होगा तो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। ये बात आप विजुलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे इस ब्लॉक ऑफ मास एम को हम लोग अगर 2 हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइड कर दें और एक एक करके हटाएं, तो एक हटाएंगे तो बीच में रुकेगा, फिर दूसरा हटाएंगे फिर ऊपर जाके रुकेगा। तो 2 स्टेज में कराया तो 3 इक्विलिब्रियम आया। ठीक है, 4 स्टेज में कराते तो 5 इक्विलिब्रियम आता। तो एन स्टेज इक्विलिब्रियम में देयर आर n+1 इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे उतनी ही जगह पर स्टेट वेरिएबल्स विल बी डिफाइंड। दे विल नॉट बी डिफाइंड थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रेशर की बात, वॉल्यूम की बात, टेम्परेचर की बात, इन सभी स्टेट वेरिएबल्स की बात सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगी। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। और फाइनली अगला पॉइंट ये है कि दिस विल बी पॉइंट नंबर 5। 5th पॉइंट ये है कि अगर हम लोग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंडिकेट बनाते हैं, लेट्स से इफ वी प्लॉट द इंडिकेटर डायग्राम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडिकेटर डायग्राम मतलब समझ लो पीवी ग्राफ। ठीक है, तो जैसे सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हमने अभी कराया था, ठीक है, सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो हमने पिछला वाला फिगर बनाया था, ठीक है, कि ब्लॉक रखा है उसको हटा लिया एक बार में, दैट वाज सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो मान लो कि उसके लिए मुझे एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है। ठीक है, लेट्स से आई वांट टू प्लॉट अ पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ बच्चों कैसा लगेगा? अब पीवी पहले तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा यहां पे, क्योंकि तुम इस बात पे गौर करो कि तुमने अगर इस ब्लॉक ऑफ मास एम को हटा लिया, ठीक है, और पिस्टन मूव करके एकदम से इक्विलिब्रियम पे आया, तो तुम्हें 2 ही पॉइंट पर प्रेशर पता है, एक P1 और एक फिर P2। जो इनिशियल था P1 वो कितने के बराबर था? PATM प्लस mg/a, और फाइनल P2 कितने के बराबर है? PATM। और उसी तरह वॉल्यूम क्या हो गया? V1 से V2। तो तुम्हें 2 ही पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम पता है, क्योंकि जिस समय, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जिस समय पिस्टन मूव कर रहा है उस समय आपको स्टेट वेरिएबल्स नहीं पता है। तो जो आप यहां पर ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ पे क्या करोगे? उस ग्राफ पे आप सिंपली 2 पॉइंट जानते हो, तो 2 पॉइंट जानते हो तो वो 2 पॉइंट आप प्लॉट कर दोगे। और क्या भाई, एक तो आपको मालूम है इनिशियल वॉल्यूम V1 और इनिशियल प्रेशर P1। P1 कितने के बराबर है? P1 है PATM प्लस mg/a, और दूसरा एक फाइनल वॉल्यूम मालूम है V2 और फाइनल प्रेशर मालूम है P2। P2 कितने के बराबर मालूम है? P2 मालूम है PATM के बराबर। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएंगे? आपको यहां पर कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ पर।
और कितने पॉइंट्स मिलेंगे, n+1 पॉइंट्स, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेजेस, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम लोग का ये डिस्कशन हुआ था कि जैसे आप सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस पर नीचे अंदर कंटेनर में मतलब पिस्टन लगा है, अंदर गैस भरी है, और जो m मास का ब्लॉक रखा था पहले, उस m मास के ब्लॉक को हम लोगों ने एकदम चूरा करके उसका बालू बना दिया। ठीक है, उसका चूरा करके उसका एकदम पाउडर कर दिया, उसका m मास का बालू रखा हुआ है ये। ठीक है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, अब हम लोग एक एक पार्टिकल, एक एक बालू का पार्टिकल, एक पार्टिकल फिर एक पार्टिकल फिर एक पार्टिकल फिर एक पार्टिकल, वन पार्टिकल एट अ टाइम रिमूव कर रहे हैं। वन पार्टिकल एट अ टाइम। ठीक है, तो धीरे 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 इनफाइनाइट टाइम के बाद जाकर के एक 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 पार्टिकल रिमूव करते करते हम फिर से फाइनली वहीं पहुंचेंगे जब सारा बालू हट जाएगा। ठीक है, तो फिर से मतलब ये थ्योरेटिकल सी बात है थोड़ी सी, जब सारा बालू हट जाएगा तो फिर से फाइनल प्रेशर उतना ही हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या खास बात हो रही है, इस बार खास बात ये हो रही है कि जब तुम बालू का एक पार्टिकल हटा रहे हो तो तुम ऐसे समझो कि तुम्हें पिस्टन का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा नहीं, है ना, बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है और इनफाइनाइट टाइम के बाद जो है जाकर फाइनल सारा का सारा बालू हट पाएगा क्योंकि तुम एक पार्टिकल हटा रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, तो यहां पर क्या खास बात है कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हो आप, है ना। तो ये रिवर्सिबल की खास बात होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि पहला पॉइंट ये है दैट the system is always at equilibrium, या ऐसे बोलें the equilibrium is maintained throughout the process, हमेशा प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पर है सिस्टम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहां पर यह है दैट जो भी स्टेट पैरामीटर्स हैं वो हमेशा डिफाइंड है क्योंकि इक्विलिब्रियम कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। स्टेट पैरामीटर्स जैसे कि पी गैस एटसेट्रा, प्रेशर वगैरह हर समय डिफाइंड है ना। पी गैस इज ऑलवेज डिफाइंड क्योंकि हर समय सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बच्चों। आप एक एक पार्टिकल धीरे 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 करके हटा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कभी डिस्टर्ब हो ही नहीं पा रहा है। स्टेट पैरामीटर्स हमेशा डिफाइंड है। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस में नंबर ऑफ स्टेजेस ये कितने हैं, दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट। भाई एक एक बालू का पार्टिकल है तो मैं बोलूं बेटा यहाँ पे कितने बालू के पार्टिकल हैं, जैसे तुम ब्लॉक को 2 हिस्से में काट दिए तो तुम 2 बोल रहे हो, ब्लॉक को 3 हिस्से में काट दिए तो तुम 3 बोल रहे हो। अब तुम ब्लॉक का चूरा बना दिए, पाउडर बालू बना दिए उसकी, तो कितना पार्टिकल है, तो गिनने थोड़ी ना बैठोगे, इनफाइनाइट है, तो नंबर ऑफ स्टेजेस टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसको खत्म होने में कितना समय लगेगा, अनगिनत समय लगेगा। कभी एक एक पार्टिकल तुम हटा रहे हो, आज शुरू करोगे पता नहीं कितने समय बाद जाके खत्म होगा, थ्योरेटिकल बात है ये। इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। और अगला पॉइंट है कि यहां पर अगर तुम पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाओगे तो यहां पर जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनेगा वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम थ्रू आउट डिफाइंड है ना,
हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो यहां पर लेट से इनिशियल ये कुछ था P1 V1, फाइनल था P2 V2, तो एक पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ यहां पे आप प्लॉट कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ खास पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम है। तो दिस वाज सपोज V1, दिस इज सपोज V2, दिस वाज P1, दिस इज P2। तो P1 V1 और P2 V2 के बीच में यू विल गेट अ कंटिन्यूअस ग्राफ। अब इस ग्राफ का नेचर क्या होगा वो तो आगे हम लोग जब स्पेसिफिक प्रोसेसेस जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक ये सब पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। बट द ओनली पॉइंट विच आई एम मेकिंग राइट नाउ इज कि दिस विल बी अ कंटिन्यूअस ग्राफ। वहां पे हमें क्या मिला था? कोई कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं मिला था, हमें कुछ पॉइंट मिल गए थे बस, क्योंकि हमें हर जगह पर प्रेशर और वॉल्यूम मालूम ही नहीं था, तो हम कोई ग्राफ बना ही नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल के केस में हम ग्राफ बना सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एक बहुत धीरे 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 वाला होने वाला प्रोसेस होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम में है, इनफाइनाइट स्टेजेस हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीशन होने में, स्टेट पैरामीटर्स हमेशा डिफाइंड है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो देखिए सारी प्रॉपर्टीज मतलब हमने लिख ली और डिफरेंसेस भी इसी में कवर हो गए। आप उधर का पॉइंट 1 2 3 4 5 और इधर का पॉइंट 1 2 3 4 5 मिलाएंगे तो आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपको मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में एक डिफरेंस और होता है। ठीक है, वो एक 6 पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे ये बात समझो कि कोई भी प्रोसेस, जैसे ये प्रोसेस हो रहा है ना, स्टेट पैरामीटर में चेंज आ रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दिस इज अ प्रोसेस। स्टेट मतलब प्रोसेस मतलब स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाए, तो ये एक प्रोसेस है। और किसी भी प्रोसेस को करवाने के लिए एक प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स होता है ना। जैसे सपोज करो कि एक्सपेंशन करवा रहे हो, है ना, या कंप्रेशन करा रहे हो, तो उसके लिए कुछ प्रेशर का डिफरेंस तुम्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इसी को ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। मतलब जब तुमने इस ब्लॉक ऑफ मास एम को हटाया, जैसे अगर शुरू में हम लोग बात करें, मैं हर जगह बना लेता हूं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सब लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राइविंग फोर्स वर्ड का पहले मतलब समझें कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ड्राइविंग फोर्स, है ना। तो कोई भी प्रोसेस करवाने के लिए क्या है कि एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। अगर एक ड्राइविंग फोर्स होगा तभी वो प्रोसेस फीजिबल है या पॉसिबल, या तभी चेंज होगा, बेसिकली ऐसे समझो। जैसे शुरू में प्रेशर जो था वो था PATM प्लस mg/a, राइट। और आपने क्या किया कि सडनली इस ब्लॉक ऑफ मास m को बाहर से हटा लिया, रिमूव कर दिया, तो जो बाहर वाला प्रेशर है एकदम से कम हो गया। कितने से कम हो गया? mg/a से कम हुआ। तो एकदम से प्रेशर में ड्रॉप आया, इसी वजह से ये गैस एक्सपैंड कर रही है। तो आप प्रेशर को घटाओगे तो एक्सपेंशन होगा, बढ़ाओगे तो कंप्रेशन होगा। तो ये ड्राइविंग फोर्स है। आप प्रेशर का इम्बैलेंस प्रोड्यूस करोगे तभी एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो पाएगा। जैसे आप टेम्परेचर का इम्बैलेंस प्रोड्यूस करोगे तभी हीट फ्लो करेगी। तो ये प्रोसेस है, गर्म से ठंडा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में द 6th पॉइंट विच आई एम गोइंग टू मेक इज कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये जो ड्राइविंग फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स है, ये जो फास्ट प्रोसेस हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस, जल्दी हो जा रहा है, हुआ, कंप्लीट हो गया। रिवर्सिबल धीरे 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 अनंत तक चलने वाला प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये जो ड्राइविंग फोर्स है, इस ड्राइविंग फोर्स की एक मतलब इसको अगर मैं DF से रिप्रेजेंट कर दूं, ड्राइविंग फोर्स मतलब DF, तो ड्राइविंग फोर्स इज अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको आप नाप सकते हो, है ना। जैसे यहां पे mg/a ये ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि आपने जब बाहर वाला ब्लॉक M रिमूव किया तो mg/a से प्रेशर कम हो गया, और mg/a से प्रेशर कम हुआ तो बस यही हो गया ड्राइविंग फोर्स, और इसकी एक फाइनाइट वैल्यू है। आप कुछ चेंज प्रोड्यूस करोगे तभी प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल वाले के केस में क्या हो रहा है कि रिवर्सिबल वाले केस में तो हम एक एक पार्टिकल हटा रहे हैं, एक बालू का दाना हटाए,
एक बालू का दाना अगर हटाए तो प्रेशर में कितनी कमी आई, ना के बराबर। अरे नेग्लिजिबल, कुछ उसका मास थोड़ी ना है बहुत ज्यादा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो बहुत ही धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है उसमें डीएफ यानी कि ड्राइविंग फोर्स टेंड्स टू जीरो होता है। मतलब जो आप चेंज प्रोड्यूस कर रहे हो दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसको ऐसे भी बोला जाता है इनफाइनाइटली स्मॉल। मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब हद से ज्यादा छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और देखो खास बात है कि रिवर्सिबल प्रोसेस को, रिवर्सिबल प्रोसेस is also called as a quasi-static process। एक रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्वासी स्टैटिक। ठीक है, अब देखो क्या बहुत सारे टीचर तो इसको ऐसे समझा लेते हैं, बेटा क्वासी स्टैटिक मतलब मान लो एकदम स्टैटिक मतलब क्या हुआ, रुका हुआ। तो क्वासी स्टैटिक मतलब एकदम रुका हुआ है ना, एकदम ऑलमोस्ट रुका हुआ है, धीरे 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 प्रोसेस होगा, इतना बोल के बढ़ जाते हैं आगे। तो ठीक है, समझने के लिए ये डेफिनेशन सही है, बट इसकी ज्यादा एक टेक्निकल वर्जन है ना, इसका एक एग्जैक्ट प्रिसाइज मीनिंग है क्वासी स्टैटिक वर्ड कहां से आया। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डेप्थ में ले चलता हूं और डिटेल में बताता हूं। क्वासी स्टैटिक वर्ड का बेसिक मीनिंग है कि एकदम ऑलमोस्ट रुका हुआ। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, क्वासी स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट रुका हुआ। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक एकदम धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। तो ऐसा मान सकते हो कि वो क्वासी स्टैटिक है, बट क्वासी स्टैटिक एक टेक्निकल टर्म है जिसका एक टेक्निकल मीनिंग है। तो वो टेक्निकल टर्म क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले एक आपको डेफिनेशन बताते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ। जैसे हिंदी में टा बनाते थे बचपन में, उसी को टाउ बोला जाता है, टाउ। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या है पहले ये समझिए जरा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्लाइड पे एक बार आए और हमने बोला कि हमारे पास ये कंटेनर है, ब्लॉक ऑफ मास एम रखा है। मैंने सडनली इस ब्लॉक ऑफ मास एम को रिमूव किया तो पिस्टन एकदम फास्ट ऊपर मूव किया और कुछ देर के बाद वापस से इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये जो कुछ देर मैंने वर्ड यूज किया ना, इस कुछ देर को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। मतलब द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रीगेन इक्विलिब्रियम वंस डिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड टाउ। तो फर्स्ट से डेफिनेशन नोट करते हैं। द टाइम टेकन by system to regain equilibrium once disturbed। मतलब सिस्टम को अपने सिस्टम को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर तुमने हिला दिया, ठीक है, तो दोबारा से उसको इक्विलिब्रियम में जाने में जो समय लगेगा उसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको देखो, कोई इधर आया एक बार, एक मिनट में। ठीक है, तो ये जो टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रीगेन इक्विलिब्रियम वंस डिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जाने में सिस्टम को जो समय लगेगा उस समय को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ बोला जाता है। इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं होता, मतलब होता है पर हमें नहीं पढ़ना है, मतलब हमारे कोर्स में नहीं है ऐसे मान लो, है ना। तो हमें बस उसका मीनिंग समझना है, हमें टाउ कभी कैलकुलेट नहीं करना होगा। अब क्या है कि जिन प्रोसेसेस के लिए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन आप समझ गए,
तो जिन प्रोसेसेस के लिए टाउ टेंडिंग टू 0 हो, ऐसे प्रोसेसेस को बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस, ठीक है, जिनके लिए टाउ टेंडिंग टू 0 है। और जो रिवर्सिबल वाला प्रोसेस है, अब तुम्हें बहुत लॉजिकली समझ में आना चाहिए, भैया तुमने बालू का एक पार्टिकल हटाया, तो बालू का एक पार्टिकल हटाया तो कितनी देर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ना के बराबर, तो तुरंत सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो इसलिए एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो टाउ है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, वो टेंडिंग टू 0 है, ना के बराबर है, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है, तो वापिस आने में उसको एकदम ना के बराबर समय लग रहा है। और इसलिए हर रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। हर रिवर्सिबल प्रोसेस एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन है? जिसमें हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, बहुत धीरे 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 प्रोसेस को करवाया गया है, तो इसलिए हर रिवर्सिबल प्रोसेस एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक को एक ना माने, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ा देते हैं, मान लो रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक है, बट ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल वो है जहां इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन्ड है, क्वासी स्टैटिक वो है जहां पर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टेंडिंग टू 0 है। तो जितने रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो सारे क्वासी स्टैटिक हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेके समझाइए। तो एग्जाम्पल इसका यह है कि एक बहुत धीरे धीरे करवाया हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस भी क्वासी स्टैटिक हो सकता है। लिखो पहले और फिर समझाते हैं। अ वेरी स्लो irreversible process, a very slow irreversible process may also be quasi static। मतलब एक बहुत धीरे धीरे अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस करवाओ तो उसके लिए भी टाइम टेंडिंग टू 0 करवा सकते हो और वो क्वासी स्टैटिक हो सकता है। तो हर रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक है, बट हर क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल नहीं है। एक बहुत धीरे धीरे करवाया हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस भी क्वासी स्टैटिक हो सकता है। बहुत धीरे धीरे करवाया हुआ से मेरा क्या मतलब है कि ये जो ब्लॉक था ना एम मास वाला, चलो एक बार उसको फिर से बना ही लेते हैं, बार बार पहली स्लाइड पे क्यों जाए। ये जो शुरू में हम लोग बात चालू किए थे एम मास वाला ब्लॉक लेके, सोचो कि इस एम मास के ब्लॉक के तुमने 10,000 टुकड़े कर दिए, 10 लाख टुकड़े कर दिए, बहुत छोटे 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 10 लाख टुकड़े तुमने किए। तो 10 लाख टुकड़े कर दिए तो अब तो प्रोसेस बहुत धीरे 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 हो रहा है, एक ब्लॉक हट रहा है, तो जरा सी देर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके लिए भी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन तो टेंडिंग टू 0 हो सकता है, लेकिन इसे रिवर्सिबल तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि 10 लाख अगर स्टेजेस हैं तो भी तो फाइनाइट ही स्टेजेस है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है। अगर काउंट तुमने कर लिया नंबर ऑफ स्टेजेस, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़, चाहे 1 करोड़, जो भी है, तो वो है तो फाइनाइट ही ना। रिवर्सिबल होने के लिए तो इनफाइनाइट स्टेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से एक वेरी स्लो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन ऑल्सो बी क्वासी स्टैटिक। तो जैसे अगर मान लीजिए इसके हम लोग 10 लाख स्मॉल पार्ट्स कर दें, ठीक है, तो 10 लाख स्मॉल पार्ट्स कर दें और फिर एक एक पार्ट हटाएं, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ अ स्लो इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें कि नंबर ऑफ स्टेजेस बहुत ज्यादा हों, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ हीट एंड वर्क। हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से और वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, तो सबसे पहले हीट एंड वर्क होते क्या है भाई? हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क क्या है? ये दो मोड्स हैं, दो तरीके हैं बाय विच एनर्जी एक्सचेंज can take place between V oblique W मतलब between system and surrounding। दो ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान। ठीक है, तो दे आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब किस एनर्जी ट्रांसफर को हीट बोला जाता है, किस एनर्जी ट्रांसफर को वर्क बोला जाता है, ये थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हीट तो देखो वो है, हीट वो है एनर्जी ट्रांसफर which takes place due to temperature difference। एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हो, है ना? ये आपने बचपन से सुन रखा है, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो जो एनर्जी का एक्सचेंज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो उसको हम लोग हीट बोलते हैं। ठीक है, और हीट के अलावा और कोई भी है तो वो वर्क है। मतलब ऑल अदर एनर्जी ट्रांसफर अदर देन हीट, या ऑल एनर्जी ट्रांसफर other than heat are called work। मतलब हीट के अलावा कुछ भी है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस से नहीं हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है, तो वो वर्क है। ठीक है, और वर्क जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क को पीवी वर्क भी बोला जाता है। क्यों, ये हम लोग देखेंगे अभी। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है भाई? एक बैटरी है, वो किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रही है, करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रही है, तो वो भी तो वर्क हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। ठीक है, और भी सर मैग्नेटिक वर्क हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अभी हमारा मेन फोकस मैकेनिकल वर्क से होगा। मैकेनिकल वर्क मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन वाला वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क आप फिजिक्स में निकालना सीखोगे और इसकी जरूरत हमें भी पड़ेगी, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग उठाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। अभी फिलहाल इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हीट एंड वर्क क्या है? दे आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो वो हीट है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ना हो, इन सब के अलावा हो, मतलब जो हीट नहीं है वो वर्क है, ऐसे समझो। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले, कैलकुलेशन ऑफ हीट एंड वर्क डिस्कस करने के पहले हम लोग थोड़ा सा IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ
Q माने की हीट, IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ Q एंड W के बारे में डिस्कस करते हैं। IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ Q एंड W। तो IUPAC ये बोलता है कि कोई भी एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, एनी एनर्जी एक्सचेंज विच इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम, कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज जो सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दे, इज पॉजिटिव, ठीक है। एनी एनर्जी एक्सचेंज जो क्या करे, विच इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम, जिससे सिस्टम की एनर्जी, एनी एनर्जी एक्सचेंज विच इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेना है, जो सिस्टम को बढ़ाए। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम है बच्चों, वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कंटेनर में गैस भरी हुई है, तो जो भी एनर्जी इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दे वो हमें पॉजिटिव लेना है। और फिर पॉइंट 2 आप खुद ही समझ रहे हो क्या हो जाएगा, जो इसकी एनर्जी घटा दे उसको हमें नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये एक जनरल तरीका है साइन कन्वेंशन को समझने का, ताकि याद ना करना पड़े मूर्खों की तरफ से, है ना। तो समझ लिया हमने उसको, एनी एनर्जी एक्सचेंज विच डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम, any energy exchange which decreases the energy of system is negative। तो ये बात आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में नोट कर लीजिएगा, बात समझ गए। जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़े वो पॉजिटिव, और जिससे सिस्टम की एनर्जी घटे वो नेगेटिव। यानी कि अगर मैं इस बात का एक स्पेसिफिक एग्जांपल लूं, तो सिस्टम ने अगर हीट एब्जॉर्ब करी, Q एब्जॉर्ब्ड, सिस्टम ने अगर हीट एब्जॉर्ब करी, तो सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, किसी चीज में हीट जाएगी तो हीट एब्जॉर्ब को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर सिस्टम ने हीट रिलीज करी, तो सिस्टम ने हीट रिलीज करी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि जो एनर्जी सिस्टम की बढ़ाएगा वो पॉजिटिव, जो घटाएगा वो नेगेटिव। सिस्टम पर अगर वर्क हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम पर अगर वर्क हो, सिस्टम पे अगर वर्क होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर सिस्टम वर्क खुद कर रहा है, तो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो अपनी एनर्जी खर्चा कर रहा होगा ना भाई। तुम सीढ़ी चढ़ के जाते हो तो तुम्हारी एनर्जी कम होती है, तुम थक जाते हो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द IUPAC साइन कन्वेंशन। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ओके, सो लेट अस डिस्कस, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं the calculation of PV work। PV वर्क को मैकेनिकल वर्क भी बोला जाता है या एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क भी बोला जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रहे कि अभी जो मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ वर्क सिखा रहा हूं, दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल वर्क या पीवी वर्क। अभी हमारे सामने जो सिस्टम आएगा या जैसे भी सिस्टम हमारे सामने आएंगे, दे विल ओनली बी केपेबल ऑफ डूइंग पीवी वर्क। अब जनरली होता क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स खत्म होते होते तक इतने सारे सवाल हम लोग कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये जो वर्क को हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वर्क सिर्फ पीवी वर्क है। किसी और टाइप का वर्क भी हो सकता है
जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो अभी हमारी पढ़ाई में जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की भी पढ़ाई चलेगी उसमें हमारे सामने कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं आएगा जो इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है, अभी तो मैकेनिकल वर्क ही आएगा। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग ये बात ध्यान रखें कि आप जो आज से लेकर के पूरा थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर खत्म होने तक जितने भी सवाल करोगे, जो भी वर्क निकालोगे, दैट इज नॉट द ओनली वर्क, दैट इज द ओनली वर्क फॉर द सिस्टम्स विच वी विल गेट इन दिस चैप्टर। बट वो सिर्फ एकमात्र वर्क नहीं है, और वर्क भी हो सकता है जिसको नॉन पीवी वर्क बोला जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क इज नॉन पीवी वर्क, और अभी जो पढ़ने जा रहे हो एक्सपेंशन कंप्रेशन, दैट इज पीवी वर्क। ठीक है, तो पीवी वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल वर्क, and this is also called as expansion compression work, expansion compression work। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। तो अब क्या है, थोड़ा सा इसका देखो मीनिंग समझते हैं एक बार, जो बेसिक वर्क का डेफिनेशन होता है उससे। तो जैसे सपोज करो, बहुत बेसिक से एक बार इसका मीनिंग हम लोग सोचते हैं कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां पर गैस भरी हुई है। ठीक है, और बाहर एक ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a है, और इस समय अगर बात करें तो गैस का जो प्रेशर होगा, खुले वातावरण में रखा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, और साथ में इस ब्लॉक का प्रेशर है, और ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो बाहर का प्रेशर कितना है, बाहर का प्रेशर है भाई P ATM, तो जो है वो एज इट इज लग रहा है, प्लस साथ में इस ब्लॉक का प्रेशर जो कि है mg/a के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया कि सडनली इस ब्लॉक ऑफ मास m को यहां से रिमूव कर दिया। तो जैसी बच्चों हम इस ब्लॉक ऑफ मास m को रिमूव करेंगे तो ये गैस जो है वो क्या करेगी, ये पिस्टन को धक्का मार के ऊपर ले जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा यहां पर, और फाइनली जब दोबारा से, ठीक है, जब दोबारा से पिस्टन का मतलब गैस का अंदर का प्रेशर P ATM के बराबर हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू P ATM, तब इस पॉइंट पर जाकर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पिस्टन था, ब्लॉक रखा था, हमने ब्लॉक हटाया और गैस पिस्टन को धक्का मार के ऊपर ले गया, और वापस से उसका प्रेशर जब P ATM के बराबर हो गया तो सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो बेसिकली क्या काम हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ भाई, तो इस प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है कि जब आपने इस ब्लॉक ऑफ मास m को जैसे ही यहां से रिमूव किया तो गैस जो है वो बाहर से लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, तो गैस इस पिस्टन पर कुछ फोर्स लगाकर एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करा रही है, इस पिस्टन को धक्का मार के ले जा रही है ना यहां से यहां तक, और जहां पे फोर्स है, जहां डिस्प्लेसमेंट है, तो तुम वहां फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट से सोचो, वर्क तो हुआ ही है, गैस ने कुछ वर्क किया है। ठीक है, अब इसी वर्क को हमें कैलकुलेट करना है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क, कि गैस पिस्टन को धक्का मार के ऊपर ले गई तो कुछ वर्क हुआ है यहाँ पे, है ना। तो पहले तो ये बात फील लो, है ना, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो देयर इज वर्क डन। अब केमिस्ट्री की किताबों में क्या होता है बच्चों कि वर्क डन के लिए किताबों में सीधे सीधे उठा करके एक फॉर्मूला लिख दिया जाता है कि बच्चों इसको याद कर लो, dW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल dV। ये फॉर्मूला सीधे सीधे नोट करवा दिया जाता है कि dW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल dV। इसको याद करो, रट्टा मारो। ठीक, बट हम लोग, ठीक है, इसको याद तो करेंगे ही, है ना, बिना याद किए तो काम नहीं चलेगा, बट थोड़ा सा हम लोग और इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं कि ये माइनस P एक्सटर्नल कहां से आया होगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ना, क्यों P एक्सटर्नल हम लोग यहां बोल रहे हैं। अब बहुत केयरफुली आपको मेरी बात सुननी है, ध्यान से देखिए बात को।
फिर से एक बार मैं फिगर बना रहा हूं। तो मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर था, इस कंटेनर पर एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ था, अंदर गैस भरी हुई है और ऊपर ब्लॉक ऑफ मास m रखा है। ठीक है, हमने इस ब्लॉक ऑफ मास m को यहां से रिमूव किया तो ये गैस एक्सपैंड करी V1 से लेकर के V2 तक। ठीक है, चलो अब गैस जो है वो यहां पर कुछ फोर्स लगा रही है और फोर्स लगाकर इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट करवा रही है। ये जो पिस्टन लगा हुआ है, मान लेते हैं कि इस पिस्टन का एक छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, राइट। अब मुझे निकालना है dw गैस, ठीक है, या सिर्फ dw उसको बोल लेते हैं, हमेशा वर्क डन सिस्टम का ही निकाला जाता है। dw गैस निकालना है मुझे, अभी मैं उसको dw गैस का नाम देता हूं। तो dw by the basic definition of physics is f dot dx। भाई ये फोर्स भी जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। प्रेशर फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लगता है ना, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वो कॉस थीटा वीटा तो कुछ आएगा नहीं, मतलब वो 1 हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो f डॉट dx हमने किया, तो dw गैस को हमने लिखा f गैस इंटू dx। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब dw गैस को वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम, बिकॉज सिस्टम इज गैस। फोर्स को, फोर्स हम लोग जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो गैस फोर्स लगा रही होगी उस फोर्स को मैं प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूं। लेट्स से कि ये जो कंटेनर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ a के बराबर है। ठीक है, तो फोर्स की जगह मैंने लिख दिया P गैस दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो P इंटू A इंटू dx। ठीक है, और A इंटू dx अगली लाइन में देख रहे हैं, A dw गैस वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू P गैस इंटू A dx। और एरिया मतलब हो गया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, दिस इज एरिया into dx will be equals to the change in volume। भाई a एरिया हो गया और dx मैंने क्या माना है, पिस्टन थोड़ा सा कितना ऊपर खिसका, तो एरिया into dx ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है द चेंज इन वॉल्यूम। तो a into dx की जगह पर मैंने यहां पुट कर दिया dv। ठीक है, a into गैस की जगह पर मैंने यहां पुट किया dv। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास आ गया और बस अब हमारे पास, हम यहां से गैस हटा देते हैं या लिखे रहने देते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो dw गैस की डेफिनेशन आ रही है P गैस इंटू dv। और हमको ये समझ में आ रहा है कि यार ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है वर्क निकालने का, इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। लेकिन आप अगर फॉर्मूले के पास जाओ तो वहां लिखा हुआ है P एक्सटर्नल। अब ये जो हमने वर्क डन का डेरिवेशन किया है, ठीक है, ये बात समझने के लिए तो सही है, ठीक है, समझने के लिए तो सही है, लेकिन वर्क का W का कैलकुलेशन हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। W का कैलकुलेशन इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो हर पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है। ये बात पिछली क्लास मैंने उठाई थी कि जब तुम इस ब्लॉक ऑफ मास m को रिमूव करते हो, पिस्टन बहुत फास्ट मूव करता है। पिस्टन बहुत फास्ट मूव करता है, तो जिस समय पिस्टन मूव कर रहा है उस समय कंटेनर के अंदर आंधी तूफान सुनामी हरिकेन जो भी मानो वो आया हुआ है। और जिस समय ऐसी सिचुएशन है उस समय प्रेशर ऑफ द गैस डिफाइंड ही नहीं है। प्रेशर ऑफ द गैस तो तुमको खाली दो जगह पर मालूम है, एक इनिशियल पॉइंट पर मालूम है और दूसरा फाइनल पॉइंट पर मालूम है। बस बीच में तो ये फंक्शन मालूम ही नहीं है ना तुम्हें, इसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड थ्रू आउट द प्रोसेस।
और जो फंक्शन तुम जानते ही नहीं हो उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? अरे भाई इंटीग्रेट जिसको करना है वो पता होना चाहिए ना क्या फंक्शन है। तो जो फंक्शन ही नहीं पता वो इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं, है ना, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड थ्रू आउट द प्रोसेस। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन बाय द गैस को नॉट डिफाइंड थ्रू आउट द प्रोसेस, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन बाय द गैस को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। इस तरह से तो नहीं निकाल सकते। इस तरह से निकालने में लफड़ा ये है कि जो चीज हम इंटीग्रेट करने चले उसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो वैल्यू नहीं मालूम है तो इंटीग्रेट किसको करेंगे, क्योंकि वो तो 2 पॉइंट पे मालूम है, खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग यूज करेंगे एक इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच हमारी क्या है? इनडायरेक्ट अप्रोच है कि हम लोग यूज करते हैं DW गैस को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं बेसिकली, कुल मिला के बात ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है भाई? देखो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, है ना। बेसिक एक लाइन में अगर उसको निपटा दें वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है डब्ल्यू नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तुमने सुना होगा। तो अब मुझे बताओ एक बार फिर से उसी फिगर को मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये बात समझो जरा कि मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ मास है यहां रखा हुआ है, अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, मैंने इस ब्लॉक को यहां से हटाया तो पिस्टन मूव किया बहुत फास्ट। ठीक है, अब पिस्टन जब मूव कर रहा है तो उस पिस्टन पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? एक तो गैस फोर्स लगा रही है, ठीक है, गैस का फोर्स लग रहा है। दूसरा बाहर से भी तो एक्सटर्नल फोर्स भी तो लग रहा है। अरे ब्लॉक हटा है ना, जो वातावरण है वो तो मौजूद है, वातावरण का तो प्रेशर लग ही रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर तो लग ही रहा है। तो अगर पिस्टन पे, इस पिस्टन पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, पिस्टन पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो वी विल राइट कि DW गैस मतलब जो गैस वर्क कर रही है पिस्टन पर, प्लस DW एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल भी कुछ फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल तो प्रेशर तो लग ही रहा है। तो जैसे ये प्रेशर का वर्क आ रहा है वैसे बाहर वाले प्रेशर का भी तो वर्क आएगा, जो कि इस केस में PATM के बराबर है। जो एक्सटर्नल फोर्स है या एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो इस केस में PATM के बराबर है। ठीक है, तो DW गैस प्लस DW एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ऑफ द पिस्टन। ठीक है, ये हमने लगाया, क्या लगाया? वर्क एनर्जी थ्योरम। किस पर लगाया? इस पिस्टन पर लगाया। ये पिस्टन जिसको कि गैस धक्का मार के ऊपर ले गई है, बट उस पिस्टन पे फोर्स लगाने वाली एकमात्र चीज इंटरनल गैस नहीं है, बाहर वाला एक्सटर्नल फोर्स भी उस पे लग रहा है, जो कि इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जब ब्लॉक हट गया तब से जोड़ोगे ना भाई, जब प्रोसेस चालू हुआ तब से बात होगी, तभी तो वर्क होना चालू हुआ। और प्रोसेस कब चालू हुआ? जब ब्लॉक हट गया। तो ब्लॉक हट गया तो प्रेशर कितना हो चुका है? जो बाहर वाला प्रेशर है वो इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर PATM के बराबर है। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे फर्दर बात करें तो ये पिस्टन भैया अभी रेस्ट पे है, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ जा रहा है दोबारा से, जबकि P2 की वैल्यू PATM के बराबर हो गई गैस का प्रेशर, तो भी फाइनली पिस्टन भी रेस्ट में है। तो शुरू में भी पिस्टन रेस्ट में था, फाइनली भी पिस्टन रेस्ट में है, तो डेल्टा के ऑफ पिस्टन हो गया 0। और डेल्टा के ऑफ पिस्टन अगर 0 हो गया तो DW गैस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ DW एक्सटर्नल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यार। और थोड़ी देर पहले देखो मैंने DW गैस को क्या लिखा था? P गैस DV। तो जैसे ये गैस प्रेशर लगा के वर्क कर रही है, वैसे बाहर से भी तो एक्सटर्नल प्रेशर लग के वर्क हो रहा है,
और जिस तरह से dW गैस को P गैस dV लिखा था, उसी तरह से तुम, क्योंकि dW एक्सटर्नल भी तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही है, बाय द सेम लॉजिक आप dW एक्सटर्नल को भी P एक्सटर्नल इंटू dV सोच सकते हो। और ये चीज यहां पे अगर पुट कर देते हो तो यहां से आपके पास डेफिनेशन आ जाती है फाइनली कि dW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV। तो यही डेफिनेशन जो थी मैंने शुरू में लिखी थी। मैंने यहां से गैस शब्द हटा दिया है क्योंकि इन जनरल dW का मतलब होगा dW सिस्टम। तो dW सिस्टम निकालने का तरीका क्या है, वो है माइनस P एक्सटर्नल dV। और इस फॉर्मूले को यूज करने में कोई संकोच नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा डिफाइंड है। समझो बात को, तुम इस तरह से वर्क डन नहीं निकाल पाए थे शुरू में, क्योंकि हमने बोला कि सर पिस्टन जब बहुत तेज मूव किया तो उस समय गैस का प्रेशर डिफाइंड नहीं है, और गैस का प्रेशर डिफाइंड नहीं है तो हमको इस फंक्शन का वैल्यू नहीं मालूम है, हम क्या यहां पे डालें। गैस का प्रेशर क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि जिस समय पिस्टन मूव कर रहा है कंटेनर के अंदर एक हलचल मच गई है, आंधी तूफान आ गई है, तो इसलिए उसका प्रेशर डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो हलचल मची है, जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, वो सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। सराउंडिंग तो अनंत है, सराउंडिंग का इक्विलिब्रियम कभी नहीं डिस्टर्ब होता है। तुमने इस ब्लॉक को हटाया तो ऐसा थोड़ी ना एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज हो गया। एटमॉस्फेयर तो हमेशा 1 atm लगा रहा है, जब तक वो है तब तक 1 atm लगाता रहेगा। ब्लॉक के हटने से एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वो इस कंटेनर के अंदर हुआ है, कंटेनर के बाहर कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग वर्क डन को निकालने के लिए हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑलवेज डिफाइंड, ये हमेशा डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से। एक फाइनल पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि dW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल dV। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ठीक है, इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो वहां पे तो गैस का प्रेशर डिफाइंड होता नहीं है। ठीक है, तो वहां पे तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है, कि dW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल dV, और इसको फिर इंटीग्रेट वगैरह करेंगे और अगली क्लास में क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और क्वेश्चंस देखेंगे अगली क्लास में। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एक खास बात है। खास बात यह है कि ऑलवेज इक्विलिब्रियम है, ऑलवेज इक्विलिब्रियम है। और ऑलवेज इक्विलिब्रियम का मतलब कि हर मोमेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर बराबर है, तभी तो इक्विलिब्रियम रह सकता है ना। एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर मतलब इस पिस्टन पे बाहर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से लगने वाला प्रेशर ये सेम होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जैसे तुमने ब्लॉक रखा था, एकदम से बाहर का प्रेशर कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो वो प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या खास बात है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम में, रिवर्सिबल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम में इक्विलिब्रियम रहता है। और अगर हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर हर समय इक्वल है। इसका ये मतलब आप मत निकाल लेना कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चेंज हो रहे हैं ना, लगातार चेंज हो रहे हैं। भाई तुमने मान लो ये पिस्टन है और इस पे तुमने मान लो m मास की बालू रखी और तुम एक एक पार्टिकल हटा रहे हो,
तो यार लगातार बाहर वाला प्रेशर चेंज हो रहा है, हर एक पार्टिकल के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, लगातार बाहर वाला प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन लगातार अंदर गैस का प्रेशर भी चेंज हो रहा है, बट दोनों बराबर है, किसी भी मोमेंट पर इक्विलिब्रियम है, तो जो प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से लग रहा है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P गैस थ्रू आउट द प्रोसेस, दिस डज नॉट मीन टू से दैट दे आर कांस्टेंट। कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है यार, चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। एक पार्टिकल हटा चेंज हुआ, गैस का भी चेंज हुआ, एक्सटर्नल भी चेंज हुआ, लेकिन वो लगातार अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग dw निकालते वक्त P एक्सटर्नल की जगह पर P गैस भी रख सकते हैं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उसमें हमेशा इक्विलिब्रियम डिफाइंड है, और हमेशा इक्विलिब्रियम डिफाइंड है तो एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर बराबर है, और इसलिए वर्क निकालते समय P एक्सटर्नल की जगह पर P गैस डाला जा सकता है। और अगर हमारी गैस आइडियल गैस है, जो कि 99% सवालों में होगा, तो इस P गैस की जगह पर nRT/V भी डाला जा सकता है, ठीक है, मैं इधर करके लिख दे रहा हूं उसे। अगर हमारी गैस आइडियल गैस है, ये तो रिवर्सिबल के लिए हो गया, अब रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो और आइडियल गैस भी हो, तो P की जगह पर माइनस nRT/V dV ये भी लिख सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल गैस। अब इसके आगे क्या करना होता है, ये तो डिपेंड करेगा कि फिर किस प्रकार के प्रोसेस की बात हो रही है। आइसोथर्मल है जैसे, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा अब, है ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर वो सब देखेंगे आगे, बट यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि P एक्सटर्नल इक्वल टू P गैस रिवर्सिबल है तो हम लोग डाल सकते हैं, और आइडियल गैस है तो हम लोग P की जगह पर nRT/V भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जहां तक साइन कन्वेंशन की बात है, तो ये फॉर्मूला अपने आप सेल्फ एडजस्टिंग है, साइन वाइन आपको नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को देखो तो फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल इंटू dV। अब जैसे आप सपोज करो कि एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन अगर हो रहा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो dV विल बी पॉजिटिव, dV पॉजिटिव होगा, तो dV पॉजिटिव होगा तो dW जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। आगे से ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव है। और अगर कंप्रेशन हो रहा हो, आपको साइन वाइन का नहीं सोचना होता, साइन अपने आप आ जाता है, तो dV जो है वॉल्यूम कम होगा, नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो dW ऐसे केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऐसे केस में वर्क पॉजिटिव है, कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो पॉजिटिव, ठीक है। तो आज की क्लास इसी पॉइंट पे हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में।